अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ज़बरदस्त टॉपिक है तमाम लोगों के लिए जो प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो आप सब लोगों को ये बताना है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जितने भी लोग उन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनको लेबर लॉस के मुताबिक रिटायरमेंट बेनिफिट देना हर कंपनी पे फ़र्ज़ है। मतलब कंपलसरी है कि कंपनी कोई ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट दे। अच्छा, इसका ज़िक्र कहाँ पे है? तो आ जाए हम हर सूबे का अपना अपना टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट या स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस है। क्योंकि अभी हम सिंध में बैठे हैं तो सिंध का हम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट या स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद इस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। तो आ जाते हैं टर्म्स ऑफ, ये जो बुक है, ये बुक मैंने ख़ुद तरतीब दी है, लेबर लॉज ऑफ सिंध लेबर लॉज। तो उसका अभी हम ये पेज नंबर 232 पर हैं, जो कि सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट का ऑर्डर नंबर 16 का पार्ट नंबर 6 है। अब इसके अगर हम पेज नंबर 232 पे देखते हैं तो लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एम्प्लॉयर हैज़ एस्टेब्लिश प्रोविडेंट फंड टू विच वर्कर इज कंट्रीब्यूटर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू द प्रोविडेंट फंड शैल नॉट बी लेस देन कंट्रीब्यूशन मेड बाय दैट पर्सन। तो प्रोविडेंट फंड का जिक्र यहाँ पर है। इसके मुताबिक या तो ग्रेजुटी देनी है या प्रोविडेंट फंड देना है। तो अभी अक्सर ये सवाल कहा जाता है कि भाई ये प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी किन लोगों को देनी है? तो इसका जवाब ये है कि तमाम के तमाम लोग जो कि किसी भी कंपनी या इदारे में काम कर रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों की तादाद 20 या 20 से ज़्यादा है, उन तमाम इदारों में ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फंड देना लाजमी है। अच्छा, अब कहते हैं कि भाई सवाल ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो वर्कर का ज़िक्र है, तो हम तो मैनेजर हैं या हम सुपरवाइज़र हैं या हम मुख्तलिफ डेजिग्नेशन का, यानी कि जैसे असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, तो उनको ग्रेजुटी या प्रोविडेंट फंड नहीं मिलना चाहिए। तो आप सब लोगों को और उन नाअहल HR मैनेजर्स को भी समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि बराए मेहरबानी इसी ही टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट की अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो ये साफ वाज़ेह अंदाज में कहता है कि वो तमाम लोग जो कि किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं किसी भी डेजिग्नेशन को लेकर, उन तमाम लोगों पे, वो तमाम के तमाम वर्कर हैं और उन तमाम लोगों पे ये है जी वर्कर की डेफिनेशन, ये है जी सेक्शन, इसका स्टैंडिंग ऑर्डर का सेक्शन 2 का क्लॉज N। वर्कर में ये वाज़ेह कह रहा है कि वर्कर मीन्स एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर माइंड टू डू एनी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लरिकल वर्क for hire or reward and includes permanent, provisional, badli, temporary, apprentice and contract worker, but does not include occupier and manager having hiring and firing authority। तो इसमें वाज़ेह है कि जो कोई भी जहाँ कहीं पर भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको, वो तमाम के तमाम लोग वर्कर हैं। कोई छोटे वर्कर हैं, कोई बड़े वर्कर हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वो मैनेजर जिसके पास हायरिंग का, यानी कि भर्ती करने का या भर्ती से निकालने का, नौकरी से निकालने का इख्तियार है, वो वर्कर नहीं है। तो ये इख्तियार उमूमन सेठ या एम्प्लॉयर या CEO अपने पास ही रखता है। HR मैनेजर भी उसी से पूछ के ही उस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तमाम लोग वर्कर हैं। जब तमाम लोग वर्कर हैं तो तमाम लोगों पे ये प्रोविडेंट फंड का या ग्रेजुटी का लॉ अप्लाई होगा।
अच्छा, चूंकि आज की वीडियो हमारी प्रोविडेंट फंड पे है, तो इसके ऊपर हम तेज़ी से नज़र करते हैं कि इसके कवानीन या असूल क्या हैं। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोविडेंट फंड के कवानीन या असूल कहाँ दर्ज हैं। तो आ जाएं ये दोबारा हम इसी ई बुक सिंध लेबर लॉज के टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाते हैं। तो हमें ये नज़र आता है कि प्रोविडेंट फंड के ऊपर 4 कवानीन इस किताब में शामिल किए गए हैं। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1923 जो कि पेज नंबर 913 से 923 पे है। प्रोविडेंट फंड रूल्स कंपनीज ऑर्डिनेंस में उसका जिक्र कहाँ पे है, वो भी इसमें शामिल है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट रूल्स 2016, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड रूल्स और अप्रूव पेंशन फंड रूल्स और अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड रूल्स। तो ये 4-5 कवानीन इस किताब में शामिल हैं। तो अब ये सारे के सारे कवानीन का हम एक मुख्तसर सा जायज़ा 3-4 मिनट में लेते हैं और आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि भाई कितने % डिडक्शन होती है, कितने % कंपनी ने पे करना होता है, और क्या कंपनी अगर मुलाजिम को टर्मिनेट करती है या डिसमिस करती है तो क्या कंपनी अपना अदा किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट रोक सकती है या नहीं रोक सकती। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे HR मैनेजर इसको ना जानते हुए गलत इस्तेमाल करके उन लोगों के वाजिबात रोक लेते हैं और उनके दिए जाने वाले वाजिबात अदा नहीं करते। इसी तरीके से ये भी अभी हम आगे देखेंगे कि प्रोविडेंट फंड पे टैक्स लागू होता है या नहीं लागू होता। चलें आए अभी हम इन कवानीन का मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। तो आए जी, अभी हम आ गए हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के सेक्शन नंबर 218 में, जिसमें ये वाज़े लिखा हुआ है कि जो भी पैसा कंपनी एम्प्लॉय का काटेगी प्रोविडेंट फंड की मद में, वो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर उसके खोले गए अकाउंट, जो कि वो नेशनल सेविंग स्कीम में खोल सकते हैं या किसी भी शेड्यूल बैंक में खोल सकते हैं, उसमें डालेंगे और अपने हिस्से का भी उतनी ही अमाउंट वो कंपनी उसके खोले गए अकाउंट में डालेगी। अच्छा, ये प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट खुलता है ये थ्रू ट्रस्ट खुलता है, प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, जो कि वर्कर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव और मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव दो इसमें शामिल होते हैं। वो ये अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें 15 दिन के अंदर अंदर सारा पैसा डाला जाता है हर महीने, और उसके बाद उस पर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है उस अकाउंट सेविंग अकाउंट को या फिक्स टर्म अकाउंट है तो उसको, तो वो भी इस कंट्रीब्यूशन जो कि वर्कर का है और एम्प्लॉयर का है, इनको अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये सालाना हो रहा होता है और बाज़ औक़ात ये 6 महीने बाद हो रहा होता है। तो ये हो गया कि भाई पैसा जो काटा गया है वो कितने अरसे के अंदर अंदर उसके एम्प्लॉय के अकाउंट में डिपॉज़िट किया जाएगा। तो ये इसकी तफसील बताइए आपको। अभी हम नेक्स्ट आगे ये देखते हैं कि अच्छा, अभी हम आ जाते हैं कि एक तो नेशनल सेविंग स्कीम या गवर्नमेंट के बैंक्स में कंपनी को पैसा जमा कराना था। बाद में चूँकि रेट ऑफ प्रॉफिट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा था, तो कंपनीज ने कहा कि हमें स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट करने की इजाज़त दी जाए। तो बाद में 2016 में कानून बनाया गया कि 50% तक का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का है वो स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज में भी रखा जा सकता है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके, या अगर कम प्रॉफिट में कमी होती है, नुकसान होता है, तो सिर्फ 50% तक की नुकसान हो, ज़्यादा ना हो। लेकिन इसमें भी ट्रस्ट के थ्रू ये काम होगा, कोई कंपनी अपने तय नहीं कर सकती। ट्रस्ट के जो लोग होंगे वो फैसला करते हैं क्या है, हमने क्या करना और क्या नहीं करना। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि क्या प्रोविडेंट फंड से टैक्स कटता है। अमूमन ये सवाल पूछा जाता है। तो भाई, अगर आपका प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, यानी कि वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से अप्रूव शुदा है,
तो उस पे टैक्स नहीं कटेगा, जब आपके डिपॉजिट पे भी टैक्स नहीं कटेगा। मैं ये कह रहा था कि जिन लोग वो प्रोविडेंट फंड स्कीम जो कि रिकग्नाइज्ड है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से, उस पे टैक्स वगैरह नहीं कट सकता। प्लस अभी हम ये देख लेते हैं कि जो लोग डिसमिस हो जाते हैं तो क्या उनकी डिसमिसल के मौके पे उनका अमाउंट जो उनकी कंट्रीब्यूशन होती है या एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता। तो भाई अभी दोबारा हम आ जाते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट पे। तो आप ये देखिएगा कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट के ऑर्डर नंबर 16 की शिक नंबर 7 वाज़ेह अंदाज में कह रही है कि वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन द प्रोविडेंट फंड इंक्लूडिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू सच फंड इवन इफ ही रिजाइंस आर इज डिसमिस फ्रॉम सर्विस। तो वो हमारे एचआर के लोग जो कि मैं कहूँगा उनको कानून के बारे में जानकारी नहीं है, वो अपने आकाओं का हुक्म मानते हुए ऐसे लोगों की प्रोविडेंट फंड हसब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये एज़ पर लॉ नहीं है, और जो भी डिपॉज़िट होगा वर्कर का, जो एम्प्लॉय का डिपॉज़िट होगा, ये दोनों डिपॉज़िट प्लस जो इस पे इंटरेस्ट होगा या प्रॉफिट होगा, ये तीनों चीज़ें उस एम्प्लॉय का हक हैं, उसी को मिलनी चाहिए और उसको देनी भी होंगी। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है कि प्रोविडेंट फंड कब से शुरू होगा। तो भाई इसका जवाब ये है कि प्रोविडेंट फंड जैसे ग्रेजुटी कंफर्मेशन 3 महीने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाती है, लेकिन वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से ही अमल में लाई जाती है। इसी तरीके से प्रोविडेंट फंड भी कंफर्मेशन के या 3 महीने के मुकम्मल होने के फौरी बाद अमल में ले आया जाना चाहिए, और जो पिछले 3 महीने का कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ उसको छोड़ के चौथे महीने से कंट्रीब्यूशन शुरू कर देना चाहिए, और जब तक कि बंदा रिज़ाइन नहीं करता या छोड़ता नहीं है उस वक्त तक वो कंट्रीब्यूशन जमा होते रहना चाहिए हर महीने में। अब ये सवाल आता है कि एक दफ़ा जो कंट्रीब्यूशन जमा हो गया वो हम निकलवा सकते हैं या नहीं निकलवा सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और एम्प्लॉयड हजरात, आप लोग ये समझ लें कि जब आप प्रोविडेंट फंड स्कीम में शामिल होते हैं तो अमूमन आपसे वो एक पीएफ वाला फॉर्म फिल करवाती है कंपनी, तो उसमें शराइत वगैरह लिखी हुई होती हैं। आप बराए मेहरबानी उनको पढ़ लिया करें। अगर वो शराइत नहीं लिखी होती तो आप ज़रूर अपने एचआर मैनेजर से या अपने फाइनेंस के बंदे से, जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है या कोई और जिसको जानकारी होती है पेरोल के मामलात की, उससे ज़रूर पूछ लें कि भाई ये ट्रस्ट डीड क्या है, कितने अरसे बाद मैं निकलवा सकता हूँ, किन किन सूरतों में निकलवा सकता हूँ और कब कब निकलवा सकता हूँ और कितने अरसे बाद मुझे मिलेगा। अगर मैं यानी कि अगर दरख्वास्त दायर करता हूँ तो कितने दिन के अंदर उस दरख्वास्त पे अमल दरामद हो जाता है। तो चूँकि ट्रस्ट डीड में सारी चीज़ें लिखी होती हैं और इसी को देखते हुए पहले जैसे हमने जिक्र किया कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उस ट्रस्ट डीड को अप्रूव करता है और प्रोविडेंट फंड जो कि रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसकी इजाज़त देता है। तो उसको देखते हुए फिर आपको उन कवानीन का एहतराम करना होगा और उसी मुताबिक चलना होगा। हाँ, अगर किसी को कंपनी नहीं दे रही, उन्होंने ट्रस्ट डीड इतनी हार्ड बनाई है कि पैसे जो डाल दिए गए या उसमें आ गए वो नहीं निकल सकते, तो भाई आपको
एक ही तरीका बचा है कि आप रिज़ाइन करें और रिज़ाइन करने के फ़ौरन बाद आपको वो पैसे मिल जाने चाहिए। लेकिन ये भी आप देख लें कि ट्रस्ट डीड क्या कहती है, रिज़ाइन करने के कितने अरसे बाद आपको पैसे मिल सकते हैं। अच्छा, एक बंदे ने रिज़ाइन नहीं किया। अभी अगला सवाल ये है, आप लोग अमूमन पूछते हैं कि एक बंदे ने रिज़ाइन नहीं किया बल्कि उसकी सर्विस भी पूरी नहीं हुई, 60 साल उम्र भी नहीं हुई और वो फौत हो गया, तो क्या किया जाए। जब वो बंदा या जब वो एम्प्लॉई फौत हो जाता है तो उसने जिस नेक्स्ट ऑफ किन को नॉमिनेशन दी होती है उस फॉर्म में, जब वो भर्ती होता है उस वक्त लिख के दी होती है, उस उन नॉमिनीज़ को उस परसेंटेज के हिसाब से प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन और प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कंपनी देने की मजाज है और उनको दे देनी चाहिए ट्रस्ट डीड के मुताबिक, कितने जितने जो अरसा देखा हो उसके अंदर। एज़ पर लेबर लॉज ये तमाम के तमाम वाजबात 2 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। तो ट्रस्ट डीड भी जो लोग बना रहे हैं उनको चाहिए कि वो उस ट्रस्ट डीड में किसी पढ़े लिखे इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर लॉ एक्सपर्ट से ज़रूर वेट करवा लें, क्योंकि हमारे वकला हज़रात को भी लेबर लॉज का इतना इल्म ना होने की वजह से अमूमन वो ऐसे मसाइल में वर्कर को फंसा देते हैं, एम्प्लॉई को फंसा देते हैं कि जो कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉई दोनों के लिए परेशानी का बायस बन रहे होते हैं। तो ट्रस्ट डीड के अंदर भी ऐसा शिक होनी चाहिए कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर जितने भी वाजिबात हैं वो निकालने की इजाज़त होनी चाहिए और 2 दिन के अंदर अंदर वाजिबात अदा करने की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये 2 दिन कहाँ लिखा हुआ है, तो भाई मैं आपको दोबारा अर्ज़ करूँगा कि ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसी का टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट का ऑर्डर नंबर 16 की क्लास नंबर 4 है, जो ये कह रही है कि 2 दिन के अंदर अंदर, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वेयर द सर्विसेज, जब मैं आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि 16(4) क्या कह रही है। वेयर द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एनी वर्कर आर टर्मिनेटेड, द वेजेस अर्न बाय हिम अदर देन ड्यू एंड अदर ड्यूज इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ अनअवेल्ड लीव्स एज डिफाइंड इन क्लास 1 ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 10 shall be paid before the expiry of second working day from the day on which his services are terminated। तो ये वाज़े कह रही है कि किसी भी सूरत में जितने भी उसके वाजबात हैं वो इंक्लूडिंग प्रोविडेंट फंड वो उस बंदे को 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाने चाहिए। अच्छा, अगला अहम तरीन सवाल अक्सर आप लोग पूछते हो कि अगर कंपनी हमें ये हमारा प्रोविडेंट फंड नहीं दे रही तो हम क्या करें। तो भाई लेबर लॉज में सिंपल वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि कोई भी आपको वाजिबुल अदा रकम अगर आपकी कंपनी नहीं अदा कर रही तो आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की सेक्शन 15 के तहत अपने एम्प्लॉयर को 1 महीने के अंदर अंदर नोटिस देना है कि भाई मेरे ये वाजिबात हैं, आप लोग अदा नहीं कर रहे, बराए मेहरबानी अदा कर दें। अगर 2 हफ्तों के अंदर आपको जवाब नहीं मिलता तो आपने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अथॉरिटी के तहत उस अथॉरिटी के पास अपनी दरख्वास्त जमा करानी है कि फ़लाँ कंपनी है वो मेरे ये वाजिबात अदा नहीं कर रही, बराए मेहरबानी मुझे लेके दी जाए। तो जो अथॉरिटी है, कमिश्नर अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, वो आपको आपके वाजिबात बमाए जुर्माना उस कंपनी से दिलवाने का पाबंद है। तो हमारे दोस्त जो परेशान हैं उनको वाजिबात नहीं मिल रहे, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि बराए मेहरबानी अपनी कंपनी को नोटिस फ़ौरन भेजें और 15 दिन के अंदर अंदर आपके इलाके के जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की अथॉरिटी है उसको अपना केस भी दायर कर दें। अच्छा, तो आज के लिए बस इतना ही था, मैंने कहा आप लोगों को तफसील से बता दिया जाए। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनीज़ कहती हैं, एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मुझे तो, वर्कर कहता है कि मुझे तो प्रोविडेंट फंड मिला ही नहीं है। तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि
अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आपको आपके हकूक़ प्रोविडेंट फंड के पैसे वगैरह नहीं मिल रहे तो वो 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को नोटिस दें, ग्रीवियंस नोटिस दें, सीईओ के नाम पे, एचआर हेड के नाम पे भेजें और उसमें लिखें कि मेरे ये वाजिबात अदा नहीं हो रहे, बराए मेहरबानी मुझे ये वाजिबात अदा किए जाएँ। अगर ये कंपनी आपके वाजिबात अदा 2 हफ्ते में कर देती है तो अच्छी बात, नहीं तो आप अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जाके दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं और उसमें वो ग्रीवियंस नोटिस भी साथ ज़रूर लगाइएगा। तो अथॉरिटी अंडर पे या कमिश्नर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो कि आपके इलाके में ही होगा, वो कंपनी को 2 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम की तमाम वाजिबात की अदायगी करने का हुक्म जारी करेगा। और अगर कंपनी ने उस अथॉरिटी अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का ऑर्डर ना माना तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए ये अथॉरिटी रिकवरी का भी ऑर्डर जारी कर सकती है और जुर्माने का भी ऑर्डर जारी कर सकती है और ऐसे जुर्माने बहुत सारे हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपने हकूक़ को और अपनी प्रोटेक्शंस के जानिए, समझिए और इस पर अमल करने की ख़ुद भी कोशिश करें और दूसरों से भी करें। और ये तमाम चीज़ें हमने आप लोगों की सहूलत के लिए ई बुक बनाई है सिंध लेबर लॉज की, ख़ुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। और अगर एचआर मैनेजर्स मेरी बात सुन रहे हैं तो उनसे भी अर्ज़ है कि बराए मेहरबानी इस किताब को और इन कवानीन को ज़रूर पढ़ें, समझें और इनके मुताबिक फ़ैसले करने की कोशिश करें। मुझे पता है आप लोग भी मजबूर होते हैं, बाज़ औक़ात आप लोग मजबूर होते हैं और बाज़ औक़ात आप लोग नाअहल होते हैं, तो अपनी अहलियत को बढ़ाने के लिए बराए मेहरबानी ये किताब ज़रूर पढ़ें। इसका हदिया या इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये है, जो कि इसलिए कम रखी गई है कि सीरियस लोग जो कि कानून को समझना चाहते हैं वो इस किताब को ख़रीदें और समझें और इस पे अमल दरामद करें। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आप इस चैनल के साथ और लिंक्डइन के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह ताला आपकी परेशानियां और आपकी कमज़ोरियों को दूर फरमाए। आप हमारे हक़ में भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मसाइल और हमारी परेशानियों को भी दूर करे। इसको सदका जारिया समझते हुए शेयर करें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।